हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ न्यू टॉपिक जिसका नाम है हिंदी आलोचना का विकास। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो इससे पहले की जो वीडियोस है वो आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी समालोचना के उद्भव और विकास का संक्षेप में परिचय दीजिए। तो हिंदी समालोचना है या आलोचना एक ही चीज है। ठीक है, तो इसके जो विकास हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी समालोचना का प्रादुर्भाव नाभादास कृत भक्तमाल से माना जाता है। नाभादास ने भक्तमाल में अनेक कवियों के काव्य सौष्ठव पर अपने छपियों की रचना की। देखिए, नाभादास से शुरुआत माना जाता है। नाभादास से किसकी शुरुआत मानी जाती है? हिंदी आलोचना की। नाभादास की कौन सी रचना से? भक्तमाल से। याद रखिएगा, नाभादास की कौन सी रचना? भक्तमाल, क्योंकि रचनाएं तो बहुत होती हैं लेकिन नाभादास की कौन सी रचना से? भक्तमाल रचना से। ठीक है, उसके अलावा अनेक कवियों के काव्य सौष्ठव पर उन्होंने अपने छपियों की रचना की थी। छपे क्या होते हैं? छपे एक तरीके के छंद होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो अपने छंद लिखे थे वो किसमें लिखे थे? जो अनेक कवि थे, मतलब अलग अलग कवि थे, उनके काव्य सौष्ठवों पर उन्होंने अपनी रचना जो है वो की थी। भक्तमाल रचना जो है वो की थी। ठीक है, उन्होंने कवियों की लोक कल्याण की भावना को ही नहीं सराहा अपितु उनकी काव्यगत विशेषताओं का भी निरूपण किया। तो देखिए, यहाँ पर जो कवि थे जो कवियों के बारे में नाभादास ने अपनी रचना में लिखा, तो उनकी केवल लोक कल्याण की भावना के बारे में ही नहीं लिखा बल्कि उनकी जो काव्यगत विशेषताएं थी उनके बारे में भी लिखा। काव्यगत विशेषताएं क्या होती है? यानी कि उन्होंने किस तरीके के अलंकार का, किस तरीके के छंद का, किस तरीके जो रस है उसका प्रयोग किया, किस तरीके का गुण लिया, किस तरीके का शब्द शक्ति ली, किस तरीके के मतलब काव्य को लिखा। ठीक है, तो व्याकरणिक जो विशेषताएं होती है वही काव्यगत विशेषताएं होती हैं, तो उनके ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया। आगे देखिए, रीतिकाल में युगानुरूप साहित्य की रचना हुई। रीतिकाल में युग के अनुरूप ही साहित्य की रचना हुई, अतः समीक्षा के आदर्श भी बदल गए। इस काल में रस, अलंकार, नायिका भेद को काव्य का आधार माना गया। किसे माना गया काव्य का आधार? रस को, अलंकार को और नायिका भेद को। ठीक है, मध्य युग में पद का महत्व गद्य से अधिक था। ठीक है, मध्य युग कौन सा आ गया? मतलब मध्यकाल जो था उसमें क्या था? पद का महत्व ज्यादा था गद्य से। ठीक है, उसमें गद्य साहित्य इतना नहीं लिखा जाता था बल्कि पद साहित्य लिखा जाता था। ठीक है, इसलिए आलोचना पदों और सूत्रों के रूप में प्रचलित थी यथा, यानी कि जो आलोचनाएं की गई वो पदों के रूप में की गई, ना कि गद्य रूप में। यानी कि आपको गद्य रूप में लिखी नहीं मिलेंगी, पंक्तियों में ये मिलेंगी। ठीक है, छंदों में मिलेंगी। तो देखिए क्या कहते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उदगन केशव दास, या फिर आप यहाँ देखिए, तुलसी गंग दऊ भय सुकविन के सरदार। तो विकास की दृष्टि से हिंदी समालोचना साहित्य को 4 युगों में बांटा जा सकता है। तो विकास की दृष्टि से हमने हिंदी आलोचना या समालोचना का जो साहित्य है उसे कितने युगों में बांटा? 4 युगों में बांटा है। पहला आता है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग में देखिए, हिंदी में आलोचना का विकास भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग में निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विभिन्न विधाओं को गति मिली, यानी विभिन्न विधाएं जो हैं वो आगे बढ़ी, अतः उनके साथ साथ उनकी आलोचना का कार्य भी होने लगा। इस युग में आलोचना के 3 रूप हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? सैद्धांतिक आलोचना, टीका अथवा भाष्य, या फिर ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखे हुए कवियों का परिचय। ठीक है, इस कार्य में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान रहा। यानी कि ये जो कार्य था, ठीक है, यानी कि हम जो आलोचनाएं करते थे उस समय पे, मतलब जो आलोचनाएं हमें देखने के लिए मिलती थी कवियों द्वारा, वो आलोचनाएं जो है उन आलोचनाओं में उस समय की जो पत्र पत्रिकाएं थी उन्होंने भी योगदान दिया था। ठीक है, आगे देखिए, भारतेंदु के आलोचकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम क्या है? प्रेमधन, आदि प्रमुख हैं। इस युग की आलोचना में वैज्ञानिकता का सर्वथा अभाव है। यानी कि इस युग में जो भी आलोचनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं, कौन से युग में? भारतेंदु युग में। उस युग में वैज्ञानिकता का सर्वथा अभाव रहा है, यानी वैज्ञानिकता हमें उन रचनाओं में देखने के लिए कम मिलती है। आलोचक प्रायः दोष मात्र का ही विवेचन करते थे। ठीक है, आलोचक क्या है? मोस्टली क्या चीज दिखाते थे? दोषों को दिखाते थे। ठीक है, फिर आता है द्विवेदी युग।
द्विवेदी युग में देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने परिचयात्मक और निर्णयात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। आलोचना द्वारा द्विवेदी जी ने काव्य भाषा और व्याकरण संबंधी गुण दोषों का विवेचन किया। ठीक है, तो आलोचना में जो द्विवेदी जी थे उन्होंने क्या करा, काव्य भाषा और व्याकरण संबंधी जो भी गुण और दोष थे दोनों ही चीजों को उन्होंने बताना शुरू किया। आचार्य पद्म सिंह शर्मा यानी कि कमलेश ने तुलनात्मक आलोचना की नई शैली लेकर आलोचना के क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने बिहारी सत्सई की भूमिका के रूप में बिहारी की तुलना पूर्ववर्ती कवियों से करते हुए एक उत्कृष्ट समालोचना लिखी। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी तथा लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। या मंथ नहीं आएगा, ग्रंथ आएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा, ग्रंथ। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सैद्धांतिक आलोचना की नींव डालने के लिए हिंदी भाषा और साहित्य, भाषा रहस्य तथा साहित्य आलोचना नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। द्विवेदी कालीन आलोचना के विकास में सरस्वती और नागरी प्रचारणी पत्रिकाओं ने अभूतपूर्व योगदान दिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा शुक्ल युग। देखिए शुक्ल युग में देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। ठीक है, इनके शुभागमन से आलोचना साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आने से आलोचना साहित्य जो है उसे बहुत तेजी से गति मिली। ठीक है, यानी कि उसका विकास जो है वो बहुत तेजी से होने लगा। ठीक है, तो आलोचना के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका बहुत ही नाम है, बहुत ही जाने माने आलोचक हैं ये। ठीक है, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने सूर, तुलसी, जायसी की काव्यगत विशेषताओं का मौलिक विवेचन एवं विश्लेषण अपने ग्रंथों भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली तथा गोस्वामी तुलसीदास में किया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में भी कवियों का आलोचनात्मक परिचय प्रस्तुत किया है। इस युग में कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल है उनका उपनाम, बाबू गुलाब राय, पंडित रामदीन मिश्र ने साहित्यालोचना के आधार पर अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया तथा विभिन्न कवियों पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी, चंद्रवली पांडे आदि इस युग में उल्लेखनीय समालोचक हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा आधुनिक युग। देखिए 4 युग कौन कौन से बटे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और आधुनिक युग। ठीक है, आधुनिक युग में समालोचना का बहुमुखी विकास हुआ। यानी कि चारों तरफ से जो है वो विकास होना शुरू हो गया और नए नए आलोचकों ने विधा को समृद्ध किया। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन में राहुल सांकातियायन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, चंद्रवली पांडे आदि का प्रमुख योगदान रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास का भी आजकल विस्तृत आलोचनात्मक अध्ययन हो रहा है। इस प्रकार के आलोचकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, बच्चन सिंह, विजेंद्र स्नातक आदि प्रमुख है। अनेक वादों और मतों के कारण आज की आलोचना कई वर्गों में बट गई है। मार्क्सवादी आलोचकों में डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, डॉक्टर नामवर सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि के नाम उल्लेखनीय है। लीलाचंद जोशी, डॉक्टर नगेंद्र अज्ञे, पंडित देवराज उपाध्याय आदि मनोविश्लेषणवादी आलोचक है। आगे देखिए प्रभाशंकर माचवे, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी आदि ने बुद्धिवादी आलोचना को गति प्रदान की। आज का आलोचनात्मक साहित्य तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राचीन एवं नवीन साहित्य पर शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में भी आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होते रहे हैं। हिंदी की नवीन आलोचना तभी अधिक सुसंगत होगी जब हम प्राचीन एवं नवीन ज्ञान का समन्वय कर सकें। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और एग्जाम के लिए आपको जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपको तैयारी करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा हाँ मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपकी इसके बाद की जो बुक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, वो मैं इसके बाद कंप्लीट स्टार्ट कर दूंगी। तो इसकी जो भी वीडियोस हैं मैं कल तक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी और परसों से हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।